नमस्कार, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। सबसे पहले पिछले एक सप्ताह की हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। अमेरिका के लीगों ने दिया असामान्य द्रव्यमान के ब्लैक होल का संकेत। 2019 के एक अध्ययन से लगाया गया है अनुमान। अब तक के ऑब्जर्वेशन के मुताबिक ब्लैक होल की होती हैं दो कैटेगरी। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के चौथे एडिशन की रैंकिंग जारी। आंध्र प्रदेश को मिली पहली रैंक। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड तैयार करता है ये रैंकिंग। EIA ड्राफ्ट 2020 के अनुवाद संबंधी निर्देश पर पर्यावरण मंत्रालय ने दिया जवाब। ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963 के मुताबिक हिंदी और इंग्लिश का है प्रावधान। EIA ड्राफ्ट के कई बिंदुओं पर है विवाद। पाकिस्तान के 2 भारतीयों को वैश्विक आतंकवादी घोषित कराने के मंसूबे हुए नाकाम। अमेरिका, ब्रिटेन सहित 5 देशों ने रोकी पाकिस्तान की मांग। सुरक्षा परिषद 1267 प्रतिबंध समिति तैयार करती है आतंकवादियों की एक कंसोलिडेटेड सूची। और हम्पी इंस्पायर्ड फ्रॉम द पास्ट वेबिनार हुआ आयोजित। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी हम्पी। हरिहर और बुक्का ने की थी विजयनगर की स्थापना। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। हाल ही में अमेरिका के लीगो यानी लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेब ऑब्जर्वेटरी और इटली के डिटेक्टर वर्गो ने एक असामान्य द्रव्यमान के ब्लैक होल का संकेत दिया है। यह अनुमान 2019 में मिले अरबों साल पहले के 2 ब्लैक होल के मर्जर से पैदा हुए गुरुत्वाकर्षण तरंगों के अध्ययन के बाद लगाया गया है। GW190521 नाम की यह गुरुत्वाकर्षण तरंग लगभग 17 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर हुए ब्लैक होल मर्जर का परिणाम है। अध्ययन के मुताबिक इन 2 ब्लैक होल में से एक का द्रव्यमान 85 सौर द्रव्यमान के बराबर है, जो कि इंटरमीडिएट मास रेंज में है। इस मामले में पारंपरिक समझ है कि 65 और 120 सौर द्रव्यमानों के बीच वाले तारे ब्लैक होल नहीं बनाते हैं। इस रेंज को ही इंटरमीडिएट मास रेंज कहते हैं। गौरतलब है कि अब तक किए गए ब्लैक होल्स के ऑब्जर्वेशन के मुताबिक इनकी 2 कैटेगरी मानी जाती है। पहली कैटेगरी के ब्लैक होल का द्रव्यमान कुछ सौर द्रव्यमान से 10 सौर द्रव्यमान के बीच होता है। आमतौर पर ये तभी बनते हैं जब एक बड़ा तारा नष्ट हो जाता है। दूसरी कैटेगरी सुपर मैसिव ब्लैक होल की है। इनका द्रव्यमान सैकड़ों सौर द्रव्यमान से अरबों सौर द्रव्यमान तक होता है। हमारे सूर्य के द्रव्यमान को 1 सौर द्रव्यमान माना जाता है। हाल ही में चंद्रयान 1 द्वारा भेजी गई तस्वीरों के आधार पर चंद्रमा के ध्रुवों पर रस्टिंग की घटना का अनुमान लगाया गया है। इससे चंद्रमा की सतह पर पानी या ऑक्सीजन की मौजूदगी की अवधारणा को बल मिला है। दरअसल चंद्रमा की सतह पर लोहे की चट्टानें तो मौजूद हैं, पर रस्टिंग के लिए पानी या ऑक्सीजन जरूरी है। इससे रासायनिक क्रिया के बाद ही लोहे पर रस्ट की परत जमती है। हालांकि नासा के वैज्ञानिकों ने इस घटना के पीछे पृथ्वी के खुद के वायुमंडल की अहम भूमिका का अनुमान लगाया है। उनका मानना है कि पृथ्वी का वायुमंडल अगर चंद्रमा को सोलर विंड से बचा सकता है तो रस्टिंग में भी सहायक हो सकता है। आपको बता दें कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा 2008 में चंद्रमा पर भारत का पहला मिशन चंद्रयान 1 लॉन्च किया गया था। इसने अपने मिशन के दौरान चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी की संभावना जताई थी। इसके बाद 22 जुलाई 2019 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग के उद्देश्य से चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया था। इसमें एक ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर शामिल था। लैंडर चंद्रमा की सतह पर उतरने में कामयाब तो रहा, पर जल्द ही उससे संपर्क टूट गया। चंद्रयान 2 मिशन के रिपीट के तौर पर चंद्रयान 3 मिशन 2021 की शुरुआत में लॉन्च किए जाने की संभावना है। इसमें एक लैंडर और रोवर शामिल होगा, लेकिन ऑर्बिटर नहीं होगा। हाल ही में DRDO यानी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह परीक्षण अब्दुल कलाम द्वीप के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लॉन्च कॉम्प्लेक्स से किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत इस तकनीक का प्रदर्शन करने वाला चौथा देश बन गया। परीक्षण के लिए हाइपरसोनिक क्रूज वाहन को एक ठोस रॉकेट मोटर की सहायता से 30 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाकर हाइपरसोनिक गति के अनुरूप इसके एरोडायनेमिक हीट शील्ड्स को अलग किया गया।
इससे क्रूज वाहन प्रक्षेपण यान से अलग हो गया और इसका एयर ब्रीथिंग सिस्टम शुरू हो गया। इस दौरान ईंधन के रूप में हाइपरसोनिक दहन की प्रक्रिया जारी रही। यह ध्वनि की गति से 6 गुना यानी 2 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से 20 सेकंड से ज्यादा देर तक चलता रहा। इस परीक्षण से हाइपरसोनिक मैन्यूवर्स के लिए एरोडायनेमिक कॉन्फ़िगरेशन, प्रज्वलन के लिए स्क्रैमजेट प्रोपल्शन का उपयोग, उच्च तापमान सामग्री के थर्मोसंरचनात्मक लक्षण और हाइपरसोनिक वेग पर पृथक्करण प्रणाली की दक्षता सरीखे तकनीकों में क्षमता साबित की गई है। आपको बता दें कि एयर ब्रीथिंग इंजन ईंधन के दहन में वायुमंडल से ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। यह प्रणाली उपयोग में अन्य प्रणालियों की तुलना में हल्की, कुशल और लागत प्रभावी होती है। बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के चौथे एडिशन में राज्यों की रैंकिंग जारी कर दी गई है। रैंकिंग में आंध्र प्रदेश पहले, उत्तर प्रदेश दूसरे, तेलंगाना तीसरे और मध्य प्रदेश चौथे स्थान पर रहे हैं। ये रैंकिंग 2015 से दी जा रही है। इसमें बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान को लागू करने की राज्यों की क्षमता को परखा जाता है। इसमें बिजनेस रेगुलेटरी एरियाज मसलन एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, सिंगल विंडो सिस्टम, लेबर रेगुलेशन, कंस्ट्रक्शन परमिट, टैक्स पेमेंट्स, इंस्पेक्शन, एनवायरनमेंट को शामिल किया जाता है। रैंकिंग का मकसद राज्यों में निवेश को बढ़ावा देना और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाना शामिल है। रैंकिंग के जरिए राज्यों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन मिलता है। आपको बता दें कि ये रैंकिंग मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के DPIIT यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा तैयार की जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में निवेश के मकसद से सरकार नए DFI यानी डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की स्थापना करने की योजना बना रही है। इससे पहले भी ICICI, IDBI, IFCI और IRBI सरीखे DFI बनाए गए थे, लेकिन अब ये DFI के तौर पर काम नहीं करते। प्रस्तावित DFI का उपयोग NIP यानी राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के तहत पहचाने गए सामाजिक और आर्थिक दोनों तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को धन मुहैया कराने में किया जाएगा। हालांकि अभी सरकार DFI के स्वरूप को लेकर लगातार चर्चा कर रही है। दरअसल सरकार यह निर्णय नहीं कर पा रही कि DFI को पूरी तरह सरकारी बनाया जाए या फिर 49% तक हिस्सेदारी सीमित करते हुए इसे निजी क्षेत्र का रूप दिया जाए। गौरतलब है कि NIP के तहत अगले 5 वर्षों यानी 2020 से 2025 तक सड़क, रेलवे, ऊर्जा और शहरी क्षेत्रों में 111 लाख करोड़ रुपए के कुल निवेश की परियोजनाओं को तैयार किया गया है। DFI के जरिए लंबी अवधि वाले कैपिटल इंटेंसिव क्षेत्रों जैसे कि शहरी बुनियादी ढांचा, खनन और भारी उद्योग, सिंचाई प्रणाली आदि को उधार दिया जाता है। DFI ब्याज की कम और स्थिर दरों पर लंबी अवधि के लिए उधार देते हैं। DFI को विकास बैंक के रूप में भी जाना जाता है। वे वाणिज्यिक बैंकों से भिन्न होते हैं। वाणिज्यिक बैंक लघु से मध्यम अवधि के लिए डिपॉजिट लेते हैं और इसी अवधि के लिए उधार देते हैं। बीते दिनों RBI ने PSL यानी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के नियमों में संशोधन किया है। यह संशोधन क्रेडिट यानी साख की कमी वाले क्षेत्रों में बेहतर साख व्यवस्था लाने के मकसद से किया गया है। संशोधन के बाद 50 करोड़ रुपए तक की स्टार्टअप फंडिंग और सोलर या बायोगैस प्लांट्स लगाने के लिए किसानों को दिए जाने वाले ऋण को PSL के दायरे में शामिल किया गया है। इस संशोधन से छोटे और सीमांत किसानों और कमजोर वर्गों को मिलने वाले उधार में वृद्धि होगी। इसके अलावा नए मानदंडों में नवीकरणीय ऊर्जा और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिए जाने वाले ऋण को दोगुना कर दिया गया है। संशोधन में कम प्रायोरिटी सेक्टर क्रेडिट फ्लो वाले कुछ जिलों को चिन्हित करके उन्हें हाई वेटेज भी दिया गया है। आपको बता दें कि PSL के तहत बैंकों को अपने धन का एक निश्चित हिस्सा कृषि, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों, निर्यात ऋण, शिक्षा, आवास, सामाजिक बुनियादी ढांचे, नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में उधार के रूप में देना जरूरी होता है। वर्तमान में भारत के सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए यह उनके समायोजित नेट बैंक क्रेडिट का 40% है, जबकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों और छोटे वित्त बैंकों के लिए यह सीमा 75% है। कुछ समय पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने EIA ड्राफ्ट 2020 को 8वीं अनुसूची की सभी 22 भाषाओं में अनुवाद करने का निर्देश दिया था। इस पर पर्यावरण मंत्रालय ने जवाब दिया है कि कानून के मुताबिक ऐसा जरूरी नहीं है। साथ ही ऐसा करने से ऑपरेशनल समस्याएं भी आएंगी। एक तर्क ये भी है कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963 के मुताबिक प्रस्तावों, सामान्य आदेशों और अधिसूचनाओं के लिए केवल
हिंदी और इंग्लिश का प्रयोग किया जाएगा। साथ ही ऐसा कोई कानून नहीं है जो डॉक्यूमेंट्स को अन्य वर्नाकुलर भाषाओं में जारी करने के लिए कहता हो। EIA न्यू ड्राफ्ट 2020 जब से जारी हुआ है, लगातार पर्यावरणविदों की आलोचना का सामना कर रहा है। आइए देखते हैं ड्राफ्ट में कौन से लूपहोल्स हैं जिन पर विवाद है। EIA न्यू ड्राफ्ट 2020 पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस की अनुमति देता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई प्रोजेक्ट बिना पर्यावरणीय सुरक्षा या बिना क्लियरेंस के शुरू हो जाता है तो नए प्रावधानों के मुताबिक ये अपनी गतिविधियां संचालित कर सकता है। ड्राफ्ट में पर्यावरणीय उल्लंघन और नियमों के गैर अनुपालन जैसे मामलों की रिपोर्ट करने से पब्लिक को वंचित किया गया है। ऐसे मामलों में सरकार वायलेटर प्रमोटर, सरकारी प्राधिकारी, अप्रेजल कमेटी या रेगुलेटरी अथॉरिटी की रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लेगी। इसके अलावा ड्राफ्ट के कुछ प्रावधान पब्लिक पार्टिसिपेशन को भी सीमित करते हैं। नए ड्राफ्ट में प्रोजेक्ट्स की एक लिस्ट है जिसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन नदारद है। इस लिस्ट में आधुनिकीकरण या सिंचाई परियोजनाएं, सभी भवन निर्माणकारी और क्षेत्र विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार या चौड़ीकरण करना और राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा से संबंधित सभी प्रोजेक्ट्स को शामिल किया गया है। आपको बता दें कि EIA यानी एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट में किसी प्रस्तावित गतिविधि या कार्यक्रम का अध्ययन इस लिहाज से किया जाता है कि उसके पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों का पता चल सके। ये निर्णय लेने का एक तरीका है जिसमें उपलब्ध विकल्पों पर विचार किया जाता है और उस विकल्प की पहचान की जाती है जो आर्थिक और पर्यावरण दोनों ही दृष्टि से बेहतर हों। भारत में साल 1994 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत EIA नोटिफिकेशन जारी किया गया था। केंद्रीय कृषि मंत्री ने 9 राज्यों में बांस के 22 क्लस्टर्स का वर्चुअली उद्घाटन किया। इस मौके पर राष्ट्रीय बांस मिशन के लिए लोगो भी जारी किया गया। इन 9 राज्यों में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तराखंड और कर्नाटक शामिल हैं। आपको बता दें कि नेशनल बैम्बू मिशन को 2006-07 में केंद्र प्रायोजित योजना के तौर पर लॉन्च किया गया था। 2014-15 में इसे मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर में मर्ज कर दिया गया। यह स्थिति 2015-16 तक रही थी। इसके बाद रिस्ट्रक्चर्ड नेशनल बैम्बू मिशन 2018-19 में लॉन्च किया गया। इस मिशन को हब एंड स्पोक मॉडल के तौर पर लागू किया जा रहा है। इसका मकसद बांस क्षेत्र के पूरे वैल्यू चेन का विकास करना था, साथ ही किसानों को बाजार से जोड़ना है। मिशन को मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर द्वारा लागू किया जाता है। बांस के महत्व को समझते हुए साल 2017 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में संशोधन कर इसे पेड़ की परिभाषा से हटाया गया था। अब वन क्षेत्र के बाहर उगाए गए बांस को काटने के लिए अनुमति की जरूरत नहीं है। भारत में बांस 136 प्रजातियों के साथ 13.96 मिलियन हेक्टेयर एरिया को कवर करता है। बांस को ग्रीन गोल्ड, पुअर मेंस टिम्बर और क्रेडल टू कॉफिन टिम्बर भी कहा जाता है। बीते दिनों ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने कोरल्स पर एक अध्ययन किया था। इसके मुताबिक जीवित कोरल्स की तुलना में मृत कोरल्स मरीन एनिमल्स को ज्यादा सपोर्ट करते हैं। मृत कोरल्स क्रिप्टिक एनिमल्स को पनाह देते हैं। क्रिप्टिक एनिमल्स से मतलब ऐसे जानवरों से है जो दिखने में समान होते हैं लेकिन जेनेटिकली अलग होते हैं। जीवित कोरल रीफ को दुनिया का सबसे ज्यादा विविधता वाला इकोसिस्टम माना जाता है। इन्हें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशंस भी कहते हैं। इन पर बढ़ते हुए तापमान के कारण खतरा मंडरा रहा है। ये तापमान में होने वाले बदलाव को लेकर सेंसिटिव होते हैं। आइए मृत कोरल के बनने की प्रक्रिया को एक नज़र से देखते हैं। महासागर ग्रीन हाउस गैसों के लिए बहुत बड़े सिंक होते हैं। तापमान बढ़ने से महासागरों के जल में रासायनिक परिवर्तन होता है जो कि कोरल की प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को प्रभावित करता है। ये प्रभाव जब कोरल पर दबाव डालता है तो वे एल्गी को खुद से अलग कर देते हैं और इनकी ब्लीचिंग हो जाती है। इसे ही डेथ ऑफ कोरल कहते हैं। प्रधानमंत्री ने अपने हालिया स्वतंत्रता दिवस भाषण में प्रोजेक्ट डॉल्फिन लॉन्च करने की घोषणा की। इस प्रस्तावित योजना का उद्देश्य नदी और समुद्री दोनों प्रकार के डॉल्फिन को संरक्षण देना है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर होगा। दिसंबर 2019 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय गंगा परिषद की पहली बैठक में ही इस परियोजना को सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई थी। इसे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा लागू किए जाने की उम्मीद है। आपको बता दें कि गंगा डॉल्फिन भारत का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है। यह मुख्य रूप से भारतीय उपमहाद्वीप के गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना और कर्णफुली सांगू नदी प्रणालियों में पाया जाता है।
इन्हें सूसू भी कहा जाता है। ये आमतौर पर अंधे होते हैं और शिकार को अल्ट्रासोनिक ध्वनि के उत्सर्जन के द्वारा पहचानते और पकड़ते हैं। गंगा डॉल्फिन की आबादी डैम के निर्माण, बढ़ते प्रदूषण, अत्यधिक गाद और रेत खनन जैसे मानव जनित कारणों से कम होती जा रही है। वर्तमान में भारत में गंगा डॉल्फिन की आबादी लगभग 2500 से 3000 के बीच अनुमानित है। गंगा डॉल्फिन को संरक्षण देने के उद्देश्य से भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की पहली अनुसूची में, जबकि IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर की एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। इसके अवैध व्यापार को रोकने के लिए इसे साइट्स यानी कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज के अपेंडिक्स 1 में रखा गया है। हाल ही में पाकिस्तान द्वारा 2 भारतीयों को वैश्विक आतंकवादी घोषित करने की योजना पर पानी फिर गया है। 5 देशों अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 1267 प्रतिबंध समिति के तहत पाकिस्तान की इस मांग को रोक दिया है। यह इस वर्ष पाकिस्तान द्वारा किया गया तीसरा ऐसा प्रयास था। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 1267 प्रतिबंध समिति को पहली बार 1999 में स्थापित किया गया था। इसमें UNSC के सभी स्थायी और गैर स्थायी सदस्य शामिल हैं। 1267 समिति, जो कि एक वैश्विक आतंकवादी सूची होती है, अगर किसी व्यक्ति को इसके अंतर्गत आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है तो उस पर कार्रवाई करने में उस व्यक्ति के तत्कालीन निवास वाले देश को सख्ती बरतनी पड़ती है। इसमें आतंकवादियों की आवाजाही को सीमित किया जाता है, साथ ही उनकी संपत्ति को जब्त करना और हथियार आदि से संबंधित कई प्रतिबंध लगाया जाता है। गौरतलब है कि अभी पिछले साल UNSC 1267 प्रतिबंध समिति के तहत पाकिस्तान के जैश-ए-मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया गया था। बीते दिनों सऊदी अरब ने G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया। बैठक का फोकस मौजूदा कोरोना महामारी के दौर में क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट पर था। इस मौके पर भारत ने G20 प्रिंसिपल्स ऑन कोऑर्डिनेटेड क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ पीपल को स्वैच्छिक रूप से विकसित करने का प्रस्ताव किया। इसमें 3 तत्वों, पहला कोरोना टेस्टिंग से जुड़े प्रोसीजर और सार्वभौमिक तौर पर टेस्ट रिजल्ट्स की स्वीकृति का मानकीकरण, दूसरा क्वारंटीन प्रोसीजर का मानकीकरण और तीसरा मूवमेंट एंड ट्रांजिट प्रोटोकॉल्स का मानकीकरण को शामिल किया गया है। गौरतलब है कि नवंबर 2020 में G20 का सम्मेलन सऊदी अरब में आयोजित होना है। भारत को 2022 में इसकी मेजबानी का मौका मिला है। आपको बता दें कि G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग के लिए एक प्रीमियर फोरम है। इसमें हर महाद्वीप से विकसित और विकासशील देश शामिल हैं। इसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, USA और यूरोपीय यूनियन शामिल हैं। हाल ही में पर्यटन मंत्रालय द्वारा देखो अपना देश वेब सीरीज के तहत हम्पी इंस्पायर्ड फ्रॉम द पास्ट वेबिनार आयोजित किया गया था। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा प्राप्त और तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। हम्पी का नाम पंपा नदी के नाम से प्रेरित है। पंपा तुंगभद्रा नदी का पुराना नाम है। विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो यह कांपिली साम्राज्य के अवशेषों पर बना था। हम्पी के स्मारक बहुधर्मीय तरह के थे। यहाँ की अधिकांश इमारतों में दक्षिण भारतीय हिंदू कला देखने को मिलती है, लेकिन लोटस महल, सार्वजनिक स्नानागार और एलिफेंट स्टेबल में इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के तत्वों का भी प्रयोग किया गया है। हम्पी के प्रमुख स्मारकों में विरूपाक्ष मंदिर भी शामिल है। विरूपाक्ष भगवान शिव का ही एक रूप है। विरूपाक्ष मंदिर के दक्षिण में हेमकुंत पहाड़ी पर 6.7 मीटर ऊंची भगवान नरसिंह की मूर्ति है। नरसिंह भगवान विष्णु का ही रूप है। आपको बता दें कि विजयनगर पर 1336 से लेकर 1672 तक संगम, सलु, तुलु और अराविडु वंशों ने शासन किया। विजयनगर की स्थापना 1336 में संगम वंश के हरिहर और बुक्का ने की थी। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने आत्मनिर्भर भारत अराइज अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस लॉन्च किया है। इसका मकसद भारतीय स्टार्टअप और MSME में अप्लाइड रिसर्च और नवाचार में तेजी लाना है। इस कार्यक्रम के जरिए डिजर्विंग अप्लाइड रिसर्च बेस्ड इनोवेशंस को 50 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। इसमें इसरो और 4 मंत्रालयों, रक्षा मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, परिवार और स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय और शहरी और आवासन मामलों के मंत्रालय के अलावा संबंधित उद्योग इन क्षेत्रों की समस्याओं के लिए
नवाचारी समाधान पर काम करेंगे। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग की फ्लैगशिप पहल है। इसका मकसद देश भर में नवाचार और उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है। अटल इनोवेशन मिशन के तहत राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्रों और कुछ विशेष क्षेत्रों के लिए अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस लॉन्च किए जा रहे हैं। राज्यसभा सचिवालय DRSC यानी डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज के कार्यकाल को वर्तमान के 1 वर्ष से बढ़ाकर 2 वर्ष करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। सचिवालय का मानना है कि इससे पैनल के पास उनके द्वारा चुने गए विषयों पर काम करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा। हालांकि इसके लिए नियमों में संशोधन करना पड़ेगा, जिसके लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला की सहमति भी जरूरी है। 1993 में लोकसभा की नियम समिति की सिफारिश पर संसद में 17 DRSC को बनाया गया। बाद में 2004 में इस तरह की 7 और समितियां गठित की गईं, जिससे इनकी संख्या 17 से बढ़कर 24 हो गई। इन 24 DRSCs में 8 राज्यसभा और 16 लोकसभा के अधीन काम करती हैं। प्रत्येक DRSC में 31 सदस्य होते हैं। इसमें लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सदस्य लिए गए होते हैं। लोकसभा के सदस्यों को लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के सदस्यों को राज्यसभा के चेयरमैन नॉमिनेट करता है। एक मंत्री किसी भी DRSC के सदस्य के रूप में नामित नहीं किया जा सकता। ये समितियां कार्यपालिका को अधिक जवाबदेह बनाती हैं। इसके अलावा विधायिका को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में सहायता और मार्गदर्शन करती हैं। इधर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मॉडल प्रिजन मैनुअल 2016 के पैरोल और फरलो से संबंधित दिशा निर्देशों को संशोधित किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की है और संशोधित दिशा निर्देशों के अनुरूप नियम बनाने की सलाह भी दी है। दरअसल पैरोल, फरलो या समय से पहले रिहा किए गए कैदियों द्वारा होने वाले अपराधों को देखते हुए ऐसा किया गया। मंत्रालय ने राज्यों को उन कैदियों को रिहा नहीं करने के लिए कहा है जिन्हें राज्य या व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए खतरा माना जाता है। इसके अलावा जघन्य अपराधों या रूटीन अपराधों के मामलों में दर्ज व्यक्तियों को ऐसी रियायतें न देने की सलाह दी गई है। गौरतलब है कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर राज्यों पर जेलों में ओवर क्राउडिंग से बचने के लिए कैदियों को रिहा करने का दबाव चल रहा है। हालांकि इस प्रक्रिया में बहुत सारे कैदियों को दिशा निर्देशों का पालन किए बिना भी रिहा किया जा रहा है। जेल राज्य का विषय है और सभी राज्यों में कैदियों के अच्छे आचरण के आधार पर पैरोल, फरलो, रिमिशन और समय से पहले रिहाई के अपने अपने नियम हैं। पैरोल में कैदी को सजा के निलंबन के साथ रिहा किया जाता है। हालांकि यह रिहाई किसी कैदी का अधिकार नहीं है, बल्कि विशिष्ट कारणों जैसे कि परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु या किसी ब्लड रिलेटिव की शादी आदि के मौके पर इसका लाभ दिया जाता है। पैरोल कैदी के अच्छे व्यवहार को देखते हुए ही दिया जाता है और इसमें उसे समय समय पर अधिकारियों को रिपोर्टिंग की जरूरत होती है। वहीं फरलो को एक कैदी के अधिकार के रूप में माना जाता है। यह लंबी अवधि के कारावास के मामलों में दिया जाता है। एक कैदी को दी गई फरलो की अवधि को उसकी सजा की छूट के रूप में माना जाता है। आइए अब डालते हैं मैप सेक्शन पर नजर। आपको याद है 2018 में 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? जनवरी 2019 में 15वें प्रवासी भारतीय दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? अगर ये दोनों इवेंट याद आ रहे हैं तो इनमें एक बात कॉमन थी, मॉरिशस। जी हाँ, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस में आयोजित हुआ था। साथ ही 15वें प्रवासी भारतीय दिवस पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जुगन्नाथ ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की थी। हिंद महासागर में अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी तट पर स्थित मॉरिशस इस समय एक बड़ी तबाही का सामना कर रहा है। दरअसल जापान का एक तेल से भरा जहाज मॉरिशस के दक्षिण पूर्वी तट के पास कोरल रीफ से टकरा गया था और अब मॉरिशस की जनता और सरकार यहां से तेल को निकालने की कोशिशों में लगी है। वहां की अर्थव्यवस्था में पर्यटन का बड़ा योगदान है। हालिया तेल रिसाव मॉरिशस की जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा साबित हो रहा है, जिसका सीधा असर पर्यटन पर देखने को मिलेगा। भारत और मॉरिशस के संबंध की बात करें तो यह संबंध काफी पुराना है। भारत में ब्रितानी हुकूमत के दौरान भारतीय मजदूरों को यहाँ पर गन्ने की खेती के लिए लाया गया था। हालांकि आधिकारिक कूटनीतिक संबंधों की शुरुआत 1948 में शुरू हुई। पोर्ट लुइस मॉरिशस की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। यहीं पर मॉरिशस के सुप्रीम कोर्ट की नई बिल्डिंग स्थित है, जिसे भारत के सहयोग से बनाया गया है। आइए एक नजर डालते हैं इस खूबसूरत द्वीपीय देश की भौगोलिक रूपरेखा पर। इसके पश्चिम में मेडागास्कर स्थित है।
रीयूनियन आइलैंड मॉरिशस का सबसे नजदीकी पड़ोसी है। रीयूनियन फ्रांस की ओवरसीज टेरिटरी है। मॉरिशस द्वीप, रोड्रिक्स द्वीप और रीयूनियन द्वीप मिलकर मैस्करीन द्वीप समूह बनाते हैं। मॉरिशस के उत्तर पूर्व में एक द्वीप समूह है, चागोस। इस पर मॉरिशस अपना दावा करता है और ये यूनाइटेड किंगडम के साथ विवादित है। हालांकि यूएन ने यूके को चागोस द्वीप समूह लौटाने का आदेश दिया था। अक्सर सुर्खियों में रहने वाला डियागो गार्सिया चागोस द्वीप समूह का ही हिस्सा है। यहाँ पर यूएस का मिलिट्री बेस है। आज हम आपको स्वीडन के मैप के साथ छोड़ रहे हैं। हाल ही में हिंसक दंगों के चलते यह देश चर्चा में है। आपको स्वीडन और उसके साथ सीमा साझा करने वाले देशों के नाम कमेंट सेक्शन में बताने हैं। अगले बुलेटिन में हम आपको स्वीडन से रूबरू करवाएंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट कीजिए www.drishtias.com पर। साथ ही दृष्टि एस के हिंदी और अंग्रेजी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लेकिन चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर नजर। बीते दिनों भारत के प्रधानमंत्री ने USISPF यानी यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के तीसरे वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। इस साल की थीम यूएस इंडिया नेविगेटिंग न्यू चैलेंजेस रही। USISPF की स्थापना एक गैर लाभकारी संगठन के तौर पर 2017 में की गई थी। इसका मकसद अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय और रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू और कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 को संसद के मानसून सत्र में पेश करने की मंजूरी दे दी है। विधेयक में कश्मीरी, डोगरी और हिंदी को नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर की आधिकारिक भाषा के तौर पर शामिल करने की बात कही गई है। इससे पहले जम्मू और कश्मीर की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी और उर्दू थी। नीति आयोग ने डेपा यानी डेटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर का मसौदा जारी किया है। इसका मकसद डेटा शेयरिंग पर उपयोगकर्ता के नियंत्रण को और अधिक बढ़ाना है। आयोग ने 1 अक्टूबर तक सभी हितधारकों से उनका फीडबैक मांगा है। दरअसल व्यक्तियों और फर्मों के लिए बेहतर वित्तीय, स्वास्थ्य और दूरसंचार संबंधी उत्पाद या सेवा मुहैया कराने के लिए डेटा शेयरिंग जरूरी है। रेल मंत्रालय ने ट्रेनों या रेलवे परिसरों पर भीख मांगने और धूम्रपान से जुड़े नियमों में सुधार का प्रस्ताव रखा है। मंत्रालय ने भीख मांगने को डिक्रिमिनलाइज करने की बात कही है, जबकि धूम्रपान पर स्पॉट फाइन लगाने का सुझाव रखा गया है। यह परिवर्तन रेलवे अधिनियम 1989 के प्रावधानों के तहत दंड कम करने या डिक्रिमिनलाइज करने का हिस्सा है। बीते दिनों शोधकर्ताओं और इंजीनियरों की एक टीम ने फ्लाइंग 5 की पहली वास्तविक परीक्षण उड़ान को अंजाम दिया। इसके V आकार की वजह से इसे फ्लाइंग 5 नाम दिया गया है। दरअसल इसके विंग्स को यात्री कैबिन, कार्गो और ईंधन टैंक की जगह के हिसाब से डिजाइन किया गया है। फ्लाइंग 5 एक फ्यूल एफिशिएंट लंबी दूरी का विमान है जो भविष्य में यात्रियों को अपने विंग्स में लेकर उड़ान भरेगा। इधर हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस और फिक्की यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा पहले विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। आयोजन में प्रधानमंत्री ने सोलर और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की स्थिति का विवरण दिया। गौरतलब है कि भारत ने बीते कुछ समय से अपनी इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल कैपेसिटी को 2.5 गुना और सोलर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को 13 गुना से अधिक बढ़ाया है। वर्तमान में भारत नवीकरणीय शक्ति के मामले में चौथे पायदान पर है। इसके अलावा भारत अपनी भारतीय तकनीक और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के जरिए ISA सदस्य देशों को क्षमता निर्माण में सहायता भी दे रहा है। साथ ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया की मदद से ISA सदस्य देशों में बैंकेबल सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट विकसित करने के लिए प्रोजेक्ट प्रिपरेशन फैसिलिटी की स्थापना की गई है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 24/7 टोल फ्री हेल्पलाइन किरण की शुरुआत की है। इसका मकसद चिंता, तनाव, अवसाद, आत्मघाती विचारों और अन्य मानसिक स्वास्थ्य चिंताओं का सामना करने वाले लोगों को सहायता देना है। यह 13 भाषाओं में उपलब्ध होगा और इसमें 660 क्लिनिकल या रिहैबिलिटेशन मनोवैज्ञानिक और 668 मनोचिकित्सक बतौर वॉलंटियर्स परामर्श के लिए होंगे।
हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र को असम राइफल्स को गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय के दोहरे नियंत्रण से बाहर लाने के मुद्दे पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने केंद्र को सभी हितधारकों के सहयोग से इसे 12 सप्ताह के भीतर हल करने की बात कही है। अभी तक असम राइफल्स का प्रशासनिक नियंत्रण गृह मंत्रालय के पास और ऑपरेशनल नियंत्रण रक्षा मंत्रालय के पास है। हाल ही में तुर्की ने रूस द्वारा पूर्वी भूमध्य सागर में लाइव फायर नौसैनिक अभ्यास किए जाने की घोषणा की गई। यह रूसी अभ्यास 8 से 22 सितंबर और 17 से 25 सितंबर के दौरान किया जाएगा। गौरतलब है कि तुर्की पूर्व यूएसएसआर या वर्तमान रूस के विरोधी संगठन नाटो यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का सदस्य है। ऐसे में किसी नाटो सदस्य का रूस के साथ इस तरह के सैन्य अभ्यास के लिए सहयोग एक अहम मुद्दा है। हालांकि तुर्की का यह कदम हाल के दिनों में भूमध्य सागर में मिस्र और साइप्रस से बढ़ते तनाव के मद्देनजर माना जा रहा है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने हाइब्रिड जीवाणु शोधन प्रणाली का उपयोग करते हुए पोर्टेबल जीवाणु शोधन इकाई विकसित की है। यह प्रणाली कोविड-19 में सुरक्षा के लिए उपयोग में आ रही PPE किट यानी व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण को आसानी से संक्रामक रोगाणुओं से मुक्त कर सकती है। इससे इन PPE किट का फिर से उपयोग किया जा सकता है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुपति और भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान तिरुपति ने मिलकर इस पोर्टेबल ऑप्टिकल कैविटी को विकसित किया है। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के तहत वेलनेस और निवारक सुविधाओं को शामिल किए जाने के लिए अंतिम दिशा निर्देश जारी किए हैं। पॉलिसी में इन सुविधाओं को वैकल्पिक या एड ऑन कवर के तहत शामिल किया जा सकता है। इसके अंतर्गत बीमा कंपनियां बीमा धारकों को हेल्थ सप्लीमेंट्स या फिर स्वास्थ्य केंद्रों, जिम, स्पोर्ट्स क्लबों और फिटनेस केंद्रों पर सदस्यता के लिए रिडीमेबल वाउचर जारी कर सकते हैं। यूनेप यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने एक नए पब्लिकेशन द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेस को लॉन्च किया। इसका मकसद दुनिया भर के 200 मिलियन छात्रों को पर्यावरण के अनुकूल आदतों को अपनाने के लिए प्रेरित करना है। यह पुस्तक व्यवहार विज्ञान और नज थ्योरी पर आधारित यूनेप की पहली पुस्तक है। इसे मानवीय कार्यों और उन्हें बदलने के तरीकों को ध्यान में रखते हुए लिखा गया है। इसमें 40 तैयार किए गए नज शामिल हैं। असम सरकार ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के एरिया में 30.53 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि की मंजूरी दे दी है। यह अतिरिक्त एरिया 2 जिलों नागांव और शोनितपुर का है। इसके बाद काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व का कुल क्षेत्र 1085.53 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले भारतीय गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। बीते दिनों दक्षिण भारत के पहले किसान रेल को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने वर्चुअली हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह ट्रेन अनंतपुर रेलवे स्टेशन से दिल्ली के आदर्श नगर में 322 टन फलों और सब्जियों के साथ भेजी गई। गौरतलब है कि पहली किसान रेल महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर तक चलाई गई थी। और हाल ही में गुजरात ने कोविड-19 मामलों के सर्विलांस और नियंत्रण रणनीतियों के लिए इतिहास द्वारा एकत्रित किए गए डेटा का उपयोग शुरू किया है। इतिहास यानी IT इनेबल्ड इंटीग्रेटेड हॉटस्पॉट एनालिसिस सिस्टम IIT मद्रास के प्रोफेसर द्वारा विकसित किया गया है। इतिहास 2 चैनलों ICMR के द्वारा दिए गए कोविड-19 पॉजिटिव लोगों के डेटा या आरोग्य सेतु पर सेल्फ डिक्लेरेशन और असेसमेंट से मिले हुए डेटा के हिसाब से ट्रैकिंग करता है। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।